हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक जो है वो अंग्रेज़ों की भारत विजय से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। दूसरा, 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। इसमें जो सही है वो हमें बताना है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ये दूसरा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला देखते हैं। शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर जाफर के साथ जा मिला। दूसरा, ब्रिटिश से लड़ने के लिए यह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिल गया। तीसरा, ब्रिटिश ने उसे हरा दिया था। और चौथा, वह इलाहाबाद में ब्रिटिश का पेंशन भोगी बनकर रहा। इसमें भी जो फ्रेंड्स सही है हमें वो बताना है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर पहला कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तौल के नए पैमानों को अपनाना। और दूसरा है, उसकी एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। तो ये जो है ये किस शासक से संबंधित है हमें ये बताना है फ्रेंड्स। तो ये जो है ये टीपू सुल्तान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्होंने सतलुज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य कायम किया। दूसरा, इन्होंने जीते हुए क्षेत्रों में मुगल भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था आरंभ की। और तीसरा, इनकी फौज में केवल सिख लोग ही शामिल थे। इसमें भी जो सही है वो ही बताना है। तो सिर्फ और सिर्फ पहला सही है इसमें। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज में तब्दील कर दिया था। दूसरा, 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा सतलुज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध प्रकट किया। इसमें भी जो सही है वो बताना है। तो ये दोनों ही गलत है, सही नहीं है इसमें से कोई भी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला देखते हैं। आंग्ला मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा, द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध में सालबाई की संधि हुई। और तीसरा, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। इसमें से भी सही हमें बताना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाला सही है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से कूट का सी सही हो जाएगा, केवल 3। पलासी युद्ध के प्रमुख कारण थे। ऑप्शन नंबर पहला है, कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। दूसरा, कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी कर लगाना। और तीसरा, सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही कारण हैं पलासी के युद्ध के। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पलासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ? बंगाल, उड़ीसा, अवध और संयुक्त प्रांत। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल और उड़ीसा। बंगाल और उड़ीसा। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 1 और 2।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। दूसरा, मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी कर खत्म कर दिए। और तीसरा, मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला देखते हैं, ओके वेट, इसका तीनों ही सही होगा। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, ये भी बिल्कुल सही है, माय मिस्टेक। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? ऑप्शन नंबर पहला है मीर जाफर, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय। दूसरा है मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय। तीसरा, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां तथा शाह आलम द्वितीय। और चौथा है सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला तथा निजामुद्दौला। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय। अगला देखते हैं, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध हेतु कौन से कारक उत्तरदायी थे? पहला है अंग्रेजों का मराठों एवं निजाम के साथ मिलकर त्रिगुट का निर्माण करना। दूसरा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य युद्ध छिड़ना। तीसरा, हैदर अली द्वारा मालाबार तट पर स्थित माही बंदरगाह को जीतना। और चौथा, अंग्रेजों द्वारा गुंटूर विजय हेतु अपनी सेना को हैदर अली के क्षेत्र से होकर बिना उसकी अनुमति से भेजना। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा और चौथा होगा। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या द्वैध व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। दूसरा, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। और तीसरा, प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके उत्तराधिकारियों पर उसके अधिकारियों पर था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही सही है, तो इसलिए कूट का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया धन। दूसरा, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार से अर्जित धन। तीसरा, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। और चौथा है, बंगाल में कृषि के विकास में लगाया गया धन। तो फ्रेंड्स, इसका जो कथन सही होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। अगला देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1775 से 1782 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए अशुभ घड़ी थी। इसके प्रमुख कारण क्या थे? पहला है, अंग्रेजों का मराठा, मैसूर तथा हैदराबाद के निजाम के गठजोड़ के विरुद्ध सामना करना। और दूसरा है, अमेरिकी जनता का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही कारण हैं इसके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी कूट का सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? पहला, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। दूसरा, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। तीसरा, आंग्ला नेपाल युद्ध। और चौथा, द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर पहला है, अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर कब्जा। दूसरा, अफगान नागरिकों को भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में श्रमिक के रूप में काम कराने की इच्छा। तीसरा, रूस की सामरिक चुनौतियों का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाना। और चौथा है, फ्रांस को मध्य एशिया के व्यापारिक गतिविधियों से बाहर करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
रूस की सामरिक चुनौतियों का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाना। अगला देखते हैं, अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए? पहला है गढ़वाल तथा कुमाऊं, दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल और चौथा मसूरी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, 3 को छोड़ के ये तीनों है, गढ़वाल तथा कुमाऊं, सिक्किम और मसूरी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1, 3, 4। ओके, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4, 3 नहीं है, मैंने ऑप्शन गलत टिक किया, सॉरी। अगला देखते हैं, यांडबुक की संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर पहला है ब्रिटिश तथा नेपाल, दूसरा ब्रिटिश तथा अफगानिस्तान, तीसरा ब्रिटिश तथा भूटान और चौथा ब्रिटिश तथा वर्मा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश तथा वर्मा। अगला देखते हैं, 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत के टकराव के प्रमुख कारण थे। पहला, सीमा संबंधी झड़प, दूसरा ब्रिटिश व्यापारियों को वर्मा की जंगली संसाधनों पर नज़र, तीसरा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बर्मा का बाजार। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो ये सभी के सभी हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसे हमें जो सही सुम्मिलित है वो बताना है। एक तरफ नीतियां हैं और दूसरी तरफ लागू करता है, तो चलिए देख लेते हैं। घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा फॉरवर्ड नीति, ऑकलैंड, तीसरा महान निष्क्रियता की नीति, जॉन लॉरेंस और चौथा है पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व की नीति जो है वो लॉर्ड लिटिन की। तो इसमें जो सुम्मिलित है फ्रेंड्स, ये चारों के चारों ही सुम्मिलित हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ युद्ध है, उससे रिलेटेड जो संधि हुई वो दी हुई है, चलिए देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक्स लॉ चैपल संधि, तीसरा तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही सुम्मिलित है वो है सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट का, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंग्ला मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आंग्ला मैसूर प्रतिद्वंदिता अंग्रेजों के लालच तथा भय का परिणाम थी। दूसरा, टीपू सुल्तान के पुर्तगालियों से मित्रवत संबंध थे जिन्होंने उनकी सेना के आधुनिकीकरण में सहायता की। और तीसरा है, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध के पश्चात मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स वो पहला और तीसरा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कर्नाटक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़े गए। दूसरा, पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। और तीसरा है, पेरिस शांति संधि के साथ अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है फ्रेंड्स वो है हमारा 2 और 3 बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संधियों तथा उनके पक्षों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संधि है और संधि के पक्ष दिए हुए हैं। तो पहला है सूरत की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव। दूसरा, इलाहाबाद की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब। तीसरा है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली। तो इसमें जो सुम्मिलित है हमें वो बताना है। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि सबको पता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो हैदर अली नहीं, उस टाइम पे टीपू सुल्तान थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला, इसका प्राथमिक उद्देश्य पारस एवं अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ाकर रूसी हमले से भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा करना था। दूसरा, इसमें सिंधु नदी के व्यापारिक दोहन का लालच अंतर्निहित था।
तीसरा, चार्ल्स नेपियर ने 1843 में एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया। और चौथा, सिंध के अमीरों द्वारा सिंध की सड़कों एवं नदियों को ब्रिटिश व्यापार हेतु खोलने की मनाही के प्रतिक्रिया स्वरूप इसका अधिग्रहण किया गया। जो सही नहीं है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। चलिए अगला देखते हैं। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में शुरू हुए द्वैत शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब को दिया गया। दूसरा, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से करती थी। इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो सिर्फ और सिर्फ ये पहला वाला सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। और दूसरा है, उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो फ्रेंड्स ये सबको पता है, ये दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों काम जो है वो टीपू सुल्तान ने किए थे। तो ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, केवल एक। अगला देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दीवानी तथा निजामत के अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में लाए गए। दूसरा, राजा शिताब राय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व एकत्रित करने के लिए बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। और तीसरा, वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोहरे शासन की सरकार को समाप्त कर दिया था। तो फ्रेंड्स इसका भी हमें सही बताना है, जो जो स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हमारा केवल ये तीसरा वाला सही है, तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाइए, उसके जैसे जैसे वो हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले होगा सालबाई की संधि, फिर मंगलोर की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि, देन सगौली की संधि। ये सही क्रम है, तो इस हिसाब से हमारा कूट का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गवर्नर जनरल सर जॉन शोर की अहस्तक्षेप की नीति के कारण खुर्दा की लड़ाई में निजाम की जीत हुई। दूसरा, 1767 ईस्वी में मराठे निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध में सम्मिलित हुए। तो इसमें भी जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल दो स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वाडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पराजित किया। दूसरा, बेदरा के युद्ध में डचों ने बंगाल में फ्रांसीसियों को हराकर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन पेरिस की संधि द्वारा फ्रांसीसियों को उनके क्षेत्र वापस कर दिए गए। इसमें जो सही नहीं है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की हार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी नहीं थे। पहला है, काउंट डी लाली की अदूरदर्शिता के कारण फ्रांसीसी अधिकारियों के मध्य सहयोग की भावना कम हो गई। और दूसरा, फ्रांसीसी कंपनी की सैनिक तथा सामुद्रिक शक्ति अंग्रेजों के सापेक्ष अपर्याप्त थी। तो फ्रेंड्स इसमें जो उत्तरदायी नहीं था हमें वो बताना है। तो इसमें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला देखते हैं। किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी। पहला है, माधवा राव, दूसरा नारायण राव, तीसरा रघुनाथ राव और चौथा दौलत राव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ राव। अगला देखते हैं। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं।
पहला है, इस युद्ध में नवाब की ओर से कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। दूसरा, मीर मदान तथा मोहनलाल ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब से गद्दारी की। तीसरा, नवाब पराजित होकर कलकत्ता लौट आया, जहां मीर जाफर के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो इसमें से जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा, केवल एक। अगला देखते हैं, प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पहला है, तेनासरीम तथा अराकान के क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा। दूसरा, बर्मा द्वारा फ्रांसीसी व्यापारियों को विशेष सुविधा देने से अंग्रेज व्यापारियों के हितों से टकराव। तीसरा, बर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा करना। और चौथा, कोमोडोर लैम्बर्ट के नेतृत्व में 3 युद्धपोतों को रंगून भेजना एवं बर्मा से क्षतिपूर्ति की मांग करना। तो जो इसका तत्कालीन कारण था फ्रेंड्स, वो था बर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल विजय में किन कारकों ने योगदान दिया? पहला है, बंगाल के नवाबों का बाहरी दुनिया के प्रति अज्ञानता। दूसरा, बंगाल की कमजोर सैन्य शक्ति। तीसरा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। और चौथा, नवाबों का नैतिक रूप से पतित होना। तो फ्रेंड्स इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, ये चौथा सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस हिसाब से, 1, 2, 3। अगला देखते हैं, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में किया गया। और दूसरा, दोहरा भत्ता बंद करने का फैसला 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। तो इसी के साथ क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।